अलग पार्टियों के अपने अपने तर्कस निकल रहे हैं, सब तैयारियों में लगे हैं। जहां एक तरफ 26 दलों का गठबंधन है इंडिया, वही एनडीए भी है जिसमें प्रधानमंत्री मौजूदा दौर के नरेंद्र मोदी हैं। वहीं आज सुभाष कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। जंतर मंतर पर कहते हैं कि मैं स्वयंभू हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, और तमाम मुद्दे लेकर के देश भर के महंगाई, बेरोजगारी होता, पुलिस वालों की समस्याएं हों, पेंशन की समस्याएं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बहुसंख्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या 24 इनके झोली में जाएगी क्या? बात करते हैं। कसब जी, स्वागत है आपका। 24 के चुनाव को लेकर आपने एक अलग ही बिगुल फूंक दिया कि मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री, तो ये मैं कामयाब होगा क्या? देखिए सर, मैं मेरे अंदर नहीं है, और जिसके अंदर मैं है वो 2024 में प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हमारा तो मकसद ये है कि देश की जनता की सेवा करना है, और अगर संगठित पार्टियां, अगर इन्हें पार्टियां कहते देश के संगठित डाकू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये जो संगठित डाकू हैं, मंत्री, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री आदि बन के देश को सिर्फ देश का प्रधानमंत्री और तमाम जो बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं हमारे वर्तमान मंत्री और प्रधानमंत्री, वो डाकू हैं क्या आपकी नजरों में? अगर वो डाकू है, संसद में डाकू बैठते हैं, तो संसद में आप जाएंगे तो आपको क्या साधु वोट करेंगे? फिर वो इन डाकुओं के सहारे ही तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए सर, आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर कितनी अच्छी बात की। आदरणीय मोदी जी ने देश की संसद को कितना सुधारा। जितने भी कांग्रेस के गैर जिम्मेदार सांसद थे, अन्य पार्टियों के जो डाकू सांसद थे, जिन्होंने देश की तिजोरी पर नाका डाला, उनको लाइन पर लगाया। लेकिन आदरणीय मोदी जी के जितने भी डाकू चोर सांसद हैं, बलात्कारी सांसद, विधायक है, उनका आदरणीय मोदी जी कंट्रोल नहीं कर सके, यानी कि अपनी पार्टी के लोगों को। इसका कुछ तथ्य है जो आपने कहा कि डाकू और लुटेरे, ये देखिए चीजें कहने में आसान होती है, इसके पीछे तथ्य क्या है? क्या आपके पास क्या कोई एविडेंस है कि किसी सांसद ने, आपके पास प्रूफ, उसने डकैती डाली, करोड़ों अरबों का घोटाला किया? कुछ है क्या आपके पास एविडेंस, या फिर ऐसे ही चुनावी भाषण जैसे आप कहते जा रहे हैं? सर एक बात बताओ, आदरणीय मोदी जी अपने आप को क्या बोल रहे हैं? देश सेवा नहीं, मैं चाय वाला हूँ। मैंने 35 साल भीख मांग के, मुझे ये बता दो, अगर आदरणीय मोदी जी ने चाय बेची है और 35 साल भीख मांग के खाया है, तो उनकी फैक्ट्री, रोजगार ऐसा क्या है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने? मतलब मुख्यमंत्री, सुनिए मैं आ रहा हूँ, रुकिए, लंबा जाने से पहले मैं बात पे आ जाऊँ। मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या कॉर्पोरेट घराने से आना जरूरी होता है क्या आपकी नज़रों में? सर जी एक बात बताओ, आपने देख लिया होगा, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ 2014 में, निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। सर जी मेरे पास कितना पैसा नहीं आया, मुझे तो कहीं से पैसा नहीं मिला। नहीं, तो आपको पैसा नहीं मिला, आप लड़ गए, आप प्रधानमंत्री की भी दावेदारी कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगला गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाता तो आप सीधे सवाल करते हैं कि कहाँ से फंडिंग आ गई? क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए फंडिंग चाहिए क्या देश में? अगर है तो क्लियर करिए जरा। सर मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी के पास में चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा आया पैसा। कौन सा चुनाव लड़ने के लिए, वही तो सवाल है, किस चुनाव की बात कर रहे हैं? सर जी एक बात बताओ, 2 बार तो आपने वाराणसी के चुनाव भी देख दिए। वाराणसी के चुनाव उत्तर प्रदेश में लेके आए हैं, प्रधानमंत्री बन के आए हैं। मुझे ये बताओ कितना पैसा मोदी जी के पास में? तो वही पूछ रहे हैं, मतलब सांसद चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए, यही करना चाहते हैं आप? सर जी जो व्यक्ति लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहा एक बड़े राज्य का, जिस राज्य का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, और एक विधायक की सैलरी 2 लाख रुपए के करीब होती है, तो 15 साल के 2 लाख रुपए की सैलरी निकाल दे तो आपका मोटा मोटी आपका अंदाज खुद ही मिल जाएगा कि कहाँ से चुनाव लड़े। फिर उसके बाद अब बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो आपका ये सवाल उठता है कि चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा कहाँ गया? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? सर आप एक बात बताओ, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, हालांकि उतना आपको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपने करा तो सुन भी लो। हाँ बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन का सांसद के लिए चुनाव लड़ने का बजट कितना है? कितना निर्धारित किया है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में सांसद के चुनाव 15 लाख रुपए, बताइए कितना है? आज के टाइम में करोड़ के लगभग है।
वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है। इलेक्शन कमीशन करेक्शन करिए आप, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उतनी बजट नहीं, उससे कम है। मुझे बताओ किसकी तरफ से? इलेक्शन कमीशन ही करता है लेकिन कम है। वही मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्धारित किया गया है वो लगभग 1 करोड़ रुपए एक सांसद अपने चुनाव में खर्च कर सकता है। हाँ, करना है ये अनिवार्य नहीं, कर सकता है। कर सकता है। हाँ। मुझे आप ये बताओ हाँ। कि आदरणीय मोदी जी ने जब वाराणसी में इतना पैसा खर्च किया तो पैसा आया कहाँ से? कितना खर्च कर दिया? आप डाटा बताइए कि कितना खर्चा कर दिया। तो लिखित डाटा है कि कितना खर्चा कर दिया? लिखित डाटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आप 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, लेकिन 50 लाख से ऊपर है। हाँ, तो क्या 50 लाख खर्चा नहीं कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि वो जितना मर्जी खर्च करे। हाँ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर उनके पास इतना पैसा खाया कहाँ से? जो व्यक्ति 3 बार का मुख्यमंत्री रहा, मैंने तो पहले ही आपको कहा कितनी तनख्वाह मिलती है? 2 लाख रुपए का आप ऐड कर लीजिए। 2 लाख रुपए का हाँ। 3 बार मुख्यमंत्री रहा। हाँ। 15 थी 45 लाख। एक जवान 50,000 रुपये तनख्वाह लेता है। 50,000 रुपये में उसके पूरे महीने का घर खर्च नहीं पड़ता, यानी कि उसको उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री को भी उस हिसाब से खर्च करना पड़ता है। जितनी उसकी तनख्वाह, जितनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तनख्वाह है, उतनी तनख्वाह में क्या उन्होंने खर्च नहीं करा होगा? आखिर उस तनख्वाह से अलग पैसा वो कहाँ से लेके आए? आपकी समस्या क्या है कि जो चुनाव में खर्च हुए उसकी आप जांच कराना चाहते हैं? मैं जांच नहीं कराना चाहता हूँ, जांच होनी चाहिए बड़े भाई। आरोप लगा रहे हैं तो जांच की मांग करिए। प्रधानमंत्री देश की प्रधानमंत्री की पार्टी भाजपा, इनके पार्टी फंड में इतना पैसा कौन दे रहा है? बाकी हम लोगों को क्यों नहीं दे रहा है? आखिर कहाँ से? आपको पता होना चाहिए जब तमाम मुद्दों पे कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं वो उनके पास कितना चंदा आ रहा है, इसका ना RTI जवाब मिल सकता है, ना वो उससे क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, जो भी रजिस्टर्ड दल है। तो इस सवाल को चाह के भी ना आप जान पाएंगे ना कोई जान पाएगा। हर दल के ऊपर है कि उसका कहाँ से फंड आ रहा है, कितना उसको चंदा मिला है, ये क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। सर मुझे बताओ कि धोखा क्यों दे रहे हो आप देश को? अच्छा चलिए, आपसे ही सवाल है, आपने लिखा भावी प्रधानमंत्री, आप बन जाते हो तो तमाम जो सांसद आएंगे 547, उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें साधु संत है, इनका जो खर्च है वो लिमिटेड है, आपके पास इसका क्या बेहतर विकल्प क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब PM सेशन साहब थे बहुत कंट्रोल, लेकिन बहुत कंट्रोल राजनीतिक। उनके बाद में जितने भी इलेक्शन कमीशन आए वो सिर्फ ये है कि सत्ता सरकार के दबाव में आते रहे। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव कराता है उस समय इलेक्शन कमीशन पहले पर्ची खरीदता था, आज पर्ची देता है। इलेक्शन कमीशन को ही बंदों का प्रचार करना चाहिए, देश की जनता के पैसे को बचाना चाहिए, देश के लोगों के टैक्स को पैसे को बचाना चाहिए। सारी की सारी दिक्कत यहाँ है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी ना निभा के लोगों पे छोड़ रखी है। वो इधर उधर से पैसा खर्च करते हैं, खर्च करते हैं। मौजूदा सिस्टम पर विश्वास नहीं, जो इलेक्शन कमीशन है, आपका सीधा सवाल है कि वो अपना फर्ज नहीं निभाता है, काम नहीं करता है, डायरेक्ट आपका आरोप है। सच मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है कि सिस्टम का भट्टा बैठा दिया गया। पिछले देखिए परम पूजनीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश संभाला, देश की क्या हालत थी, कहाँ से लेके देश को उठा के लेके आए। कहीं गलतियाँ भी हैं, कहीं कमियाँ भी हैं और कहीं अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयों में उन्होंने कितना अच्छा किया, लेकिन आज उन्हीं को ही क्या देश के प्रधानमंत्री ने पुराने के मैं पूछना ये चाहता हूँ कि सिस्टम जो सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था और उसको और ठीक करने के लिए मतलब 14 से पहले आप कहना चाहते कि सिस्टम ठीक था, 14 के बाद एक डिस्ट्रैक्ट हो गया। देश की जनता क्या चाह रही थी? देश की जनता कांग्रेस को नहीं हटाना चाह रही थी कि कांग्रेस ने घोटाले किए या नहीं किए। कुछ कमियां थी कांग्रेस के राज में और आदरणीय मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, प्रधानमंत्री का ऐसा बिस्तर गिरता है, डॉलर गिरता है। तो देश के लोग उनकी मीठी मीठी बातों में झांसे मारे और सोचा कि आदरणीय मोदी जी कुछ अच्छा करें। चलिए, मोदी जी के बदलाव का ऑप्शन बनना चाहते हैं आप बनना चाहते हैं ऑप्शन? सुनिए, मैं समझ गया भाषण, मुझे पता, सुनिए पहले सुन लीजिए फिर बोलिएगा। सुन लीजिए,
आप ऑप्शन बनना चाहते हैं मोदी का, आप मोदी का ऑप्शन बनना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि आदरणीय मोदी जी की पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी नहीं तो कौन। अरे भाई ऐसे क्यों कह रहे हैं? और आदरणीय मोदी नहीं तो देश को 140 करोड़ जनता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर इसीलिए सुभाष जी यहाँ पर प्रत्याशी बनकर आ गए। मैंने लिखा हुआ है, मोदी जी का ऑप्शन बन के आ गए सुभाष जी। मैं नहीं बन सकता हूँ प्रधानमंत्री। अगर मौका मिले तो मैं भी बन सकता हूँ। देश की जनता अगर मुझे चाहे तो मुझे भी बना सकती है। तो चुनाव लड़िए, देश की जनता, आपने कहा कि चुनाव लड़ते हार गए, जनता नहीं चाहती कि आप बनी, मोदी पर भरोसा, मोदी की जिता रही जो है। भाजपा के लोग कहते हैं कि आज मोदी नहीं तो कौन, उन्हें मैं जवाब देना चाहता हूँ। देश के अंदर 140 मोदी नहीं तो सुभाष। देश के अंदर 140 करोड़ जनता है जो प्रधानमंत्री बन सकती है और देश को अच्छे से चला सकती है। आदरणीय मोदी जी की विदेश नीति बहुत अच्छी है, उसको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन बड़े भाई मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी की देश नीति बहुत खराब है, बहुत घटिया है। आदरणीय मोदी जी ने अगर सुधार नहीं करा तो देश की जनता 2024 से पहले उठा के फेंक देगी। मैं सच बोल रहा हूँ। आदरणीय मोदी जी को अपनी इज्जत बचानी चाहिए और सुभाष जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इस्तीफा देके वापस गुजरात चले जाना चाहिए और अपने अच्छा देखिए सुभाष जी, एक सवाल है, एक सवाल उठता है, जो भी लोग से सवाल करें तो कहते हैं कि बीजेपी कहती है, सरकार कहती है कि मोदी नहीं तो कौन। तो तमाम लोग कहते हैं कि 140 करोड़ है जी, किसी को उठा के बना दो। तो क्या लोकतंत्र में ऐसा है क्या कि 140 करोड़ में किसी को उठा के बना दोगे? सर मुझे सिस्टम सुनिए ना, सिस्टम तो ये है कि आप चुनाव लड़ेंगे, जीत कर आएंगे, संसद का जो सत्र बैठेगा पहला, उसमें से संसद सारे मिल करके चुनेंगे अपने प्रधानमंत्री को कि कौन बनेगा। तो किसी को क्यों चुनेंगे? जिस दल से जीत कर आएगी, जिसकी मेजोरिटी होगी, वो अपने लोग को चुनेगा। ऐसे कहने से हवा हवाई में कि जी 140 करोड़ में कोई बन जाएगा, मैं ही बन जाऊंगा, स्वयंभू हो जाऊंगा, कैसे स्वयंभू होंगे भैया? उसके लिए पार्टी चाहिए। जो सिस्टम है लोकतंत्र का, उसी को तो फॉलो करेंगे हम, या फिर बदल दे पूरा सिस्टम। सर आप ध्यान से सुनिए। हाँ बताइए। 3 महीने से मणिपुर में क्या हो रहा है? बेटी की इज्जत तबाह हो रही है, दंगा फसाद जातीय हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि समय रहते आदरणीय मोदी जी वोट क्यों नहीं भेजते? दिल्ली में 2020 में 4 दिन तक दिल्ली जली, समय पर फौज क्यों नहीं भेजी? हमने क्या पूछा? मेरी बात सुनो, मैं वही उसी पे बात बताऊंगा। सर जी, इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर दिल्ली में मरा। मणिपुर में कारगिल योद्धा की एक बेटी, उसके साथ लगन परेड, बलात्कार, पुलिस की गाड़ी से खींचकर। पुलवामा हमला हुआ, 44 जवान शहीद हुए। गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हुए। कचर मूली की तरीके से देश के जवान को काटा गया। जांच हुई। जनरल बिपिन रावत साहब, सुनो तो सही, आप जितने मुद्दों को बता रहे हो, टॉपिक के मुद्दे आपने बता दिए। मेरा सवाल क्या था? बताओ फिर से। आप फिर ये तो है कि आप सवाल सुन ही नहीं रहे, फिर से बोलो। हम बोल दे रहा हूँ, मैंने ये पूछा कि आप कह रहे कि 140 करोड़ में कोई बन जाएगा। कोई नहीं होता है, लोकतंत्र में होता है कि जिसके मेजोरिटी होती है, सिंगल व्यक्ति की मेजोरिटी क्या, ये कहेंगे कि मैं बन जाऊंगा, ये कहेंगे, ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री बनता भाई। कैसे बनेंगे? कोई कैसे बन सकता? जब मणिपुर में बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही थी, आदरणीय मोदी जी से पूछा गया कि कुछ तो कहिए मोदी जी, पुलिस फोर्स वहाँ पे भेजिए, नहीं भेजी कोई बात नहीं। सुनो, फिर आप कहाँ जा रहे? नहीं बड़े भाई सुनो, पहले मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। आप क्या बोले जा रहे हो? संसद भवन में क्या मुद्दों की बात करेंगे, मणिपुर के ऊपर। सुनो, मणिपुर के ऊपर आपने कहा कि मैं अकेले प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो कैसे बनेंगे? ये सवाल है। आदरणीय मोदी जी क्यों हंस रहे थे भाई? अरे किसी की आप बन जाओगे, किसी की मैयत में भी जाते हैं तो लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप रो नहीं सकते तो रोने जैसी बात को कर लो। मतलब मोदी की गलतियों को से आपको सिंगल प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की सिंगल गलती नहीं है, 1000 गलतियों के चलते आपको बना दिया जाएगा। 9 साल से सिर्फ गलतियों का पुतला है, अरबों गलतियों के चलते आपको बना दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बना के देखो, मैं बताता हूँ कि देश कैसे तो सब कहेंगे कि मुझे बना के देखो। मेजोरिटी की बात करूंगा, प्रदर्शन कर। सुनिए, आपसे सवाल क्यों उठ रहा है कि आप दिल्ली के जंतर मंतर जैसे जगहों पर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र को तो आपने पढ़ा होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सांसद मिलकर चुनते हैं, आपके पास मेजोरिटी नहीं, आप सिंगल कहते हो कि 140 करोड़ में से बना दो। 140 करोड़ में से कैसे बनोगे, यही बता दो ना। 2024 में चुनाव हुआ, हाँ, आदरणीय मोदी जी ने लाल किले से क्यों कहा? क्या 2024 में नहीं? मैं आऊंगा, क्यों कहा? नहीं आएंगे? क्यों कहा? जनता तय करेगी आएंगे कि नहीं आएंगे।
जनता देख लेकिन रही आप कह रहे हो कि 140 करोड़ में से कोई भी बन सकता है, तो कोई कैसे बनेगा ये बताओ ना। आपने अपने आप को भावी प्रधानमंत्री लिखा है, आपके पास मेजोरिटी कहाँ से आएगी यार? लास्ट में आप भी खरीद फरोख्त करेंगे। अरे आप मैं- सांसद खरीदेंगे क्या? मैं क्यों आप सांसद खरीदेंगे मैं क्यों खरीद- तो फिर कैसे बनेंगे? सर जी, जनता जैसे मोदी जी ने जनता ये अकेले आपको जिता सकती है, यही कर सकती है जनता। जिता सकती है। आप 547 सीटों तो लड़ेंगे मैं नहीं, जनता- एक जीतेंगे तो एक कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? हम भी तो जनता के सामने मांग अच्छी रख रहे हैं। जनता के सामने आपको जिताएगी जनता। हाँ, आपकी मांग मानेगी, आपको जिता देगी, आपको मेरे हीरो बना साथ- के जिताएगी। मेरे- प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे आप? जितने भी निर्दलीय सांसद हैं, हाँ, कितने निर्दलीय सांसद होते हैं बताइए? जब तक देश के अंदर निर्दलीय सांसद लोकतंत्र की मेजोरिटी कितनी है? संसद में मेजोरिटी कितनी है प्रधानमंत्री 270 की? हाँ, तो 270 निर्दल आते हैं क्या? मुझे ये बताइए, जब तक इन चोरों को हाँ। संगठित पार्टी ना के ये संगठित चोर डकैत आपने के- मुकदमा दर्ज किया उन पे? मैं मुकदमा दर्ज कैसे कर दूंगा भाई साहब? भाजपा कांग्रेस किसी आपने डकैत कहा ना? अरे है डकैत ये आपने भाई। FIR दर्ज कराई। आपको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा पे विश्वास है कि नहीं? IPC पे मुझे विश्वास है कि सबका नहीं? विश्वास है। IPC पे विश्वास हो तो आपने जांच एजेंसी में FIR दर्ज की मांग की? आपने मांग की? आदरणीय मोदी ऐसे ही बोलेंगे कि हमने डकैत कहा था, डकैत करा तो आप जांच कराइए। आदरणीय मोदी जी को आपने किसका FIR दर्ज भरोसा है? कराई, मोदी पे FIR दर्ज कराई। अरे मैं क्यों कराऊं? कहेंगे डकैत ये, FIR कराएंगे कोई दूसरा कोई। हमारा यही का नाम है कि अगर आप सामने वाले को डकैत करो, सही बात है, शायद आपके पास कोई एविडेंस हो, सुन लीजिए भाई। Evidence है भाई साहब। हाँ, तो FIR दर्ज कराओ। देश के चार IPC पर विश्वास है कि नहीं? IPC देश के कानून पर विश्वास है कि देश नहीं? के कानून पे विश्वास है। FIR कराओ। अरे भाई साहब, FIR क्यों कराए हम? चोर भी है सामने वाला, डकैत भी है, लेकिन मेहरबानी देखिए इनका दिल कितना बड़ा है। करके FIR क्यों कराऊं? लेकिन लोकतंत्र पर आकर जरूर कहूंगा कि सारे सांसद डकैत हैं। ठीक है, कहना बेहतर लगता है, लेकिन वाकई में अगर आपके पास एविडेंस है कि सारे डकैत हैं, सारे चोर हैं, तो IPC पर विश्वास रखिए, देश की संसद पर विश्वास रखिए, FIR दर्ज कराइए। आप FIR दर्ज नहीं करा रहे, आप कह रहे हैं कि चोर है। कैसे कहा कि चोर है? अरे भाई साहब, देश के चारों स्तंभ कमजोर कर दिए। कमजोर कर दिया। आप FIR क्यों नहीं कर रहे? मेरा यही कहना है। तो फिर कैसे कहोगे कि चोर है? अरे भाई साहब, कोई FIR करेगा? कोई FIR? कि डकैत कह देंगे लेकिन FIR नहीं करेंगे। चार आदमी तो इकट्ठे नहीं हो भावी सकते। 4 आदमी प्रधानमंत्री आपको बनना है, 4 आदमी क्यों आएगा भाई? होने देते हैं मोदी भावी जी। प्रधानमंत्री आप लिख के बैठे हो, और लोग क्यों आएंगे आपके इधर से, इधर से। साथ? हाँ, क्यों आएंगे आपके साथ लोग? मुझे एक बात बताओ हाँ। कि देश में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है तो FIR कराओ। अरे FIR कैसे जंतर कराएं? मंतर आकर कह दोगे कि सारे चोर हैं क्या? अरे है चोर, तो FIR कराओ। FIR क्यों कराऊं मैं? चोर के ऊपर क्या होता है? चोर के ऊपर मैं कैसे करा दूंगा? क्यों? सुनिए, जब FIR कराओगे, रुकिए आ रहा हूँ, जब FIR कराओगे तो आप जब कोर्ट में जाओगे, कोर्ट एविडेंस मांगता है कि ये तथ्य क्या है कि आपने चोर कहा तमाम सांसद विधायक मंत्रियों को। तो चोर कहना आसान है, प्रूफ करिए। चोर केवल नेता नहीं होते, जनता भी होती है। जब चुनाव आते हैं तो जातिगत समीकरणों पर देश में वोट पड़ता है, क्षेत्रीय समीकरण पर वोट पड़ता है, पार्टियों के नाम पे बिखर जाते हो, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन आरोप को सिद्ध करिए तब बोलिए। क्योंकि समाज में इस तरीके से आप लोग जो ये माहौल क्रिएट कर देते हैं, 140 करोड़ में से कोई भी आकर बेशक आ सकता है। हर माँ ऐसे लाल को जन्म देती है कि प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। मेजोरिटी चाहिए, 270 चाहिए, और 270 कहाँ से आएगा? जवाब नहीं है। लंबे लंबे लेख लिखे हैं, आलंछन लगाएंगे। 10 साल में उसने कहीं कुछ नहीं किया, 60 साल में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन आप आएंगे तो क्या करेंगे, कैसे आएंगे, इसका जवाब नहीं है। बस माखोल उड़ाएंगे। ये गलत है लोकतंत्र के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए। हाँ बताइए। पहले तो आप ये समझिए। हाँ, बताइए। कि आप अपने कैमरे के ऊपर एकदम सफाई की मत दीजिए। आपकी सफाई दीजिए ना, कैमरा ऑन है यार। सफाई है। आपकी सफाई दीजिए। मेरी सफाई है। सारे चोर हैं। चोर के ऊपर FIR होगा कि नहीं? चारों स्तंभ कमजोर है कि नहीं? हाँ। आज के टाइम में हाँ? बताओ, कमजोर है? है कि नहीं? किस तरीके से कमजोर है किसने कहा बताओ? कैसे कमजोर है बताओ तो किसने सही। कहा कमजोर? बताओ कैसे कमजोर है? मीडिया कमजोर क्यों? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जज को कमजोर बोल रहे हो? क्यों कमजोर है कि नहीं? कमजोर है सुप्रीम कोर्ट का जज? पिछले चीफ जस्टिस का क्या हाल चीफ किया? जस्टिस कमजोर है? आप कैमरे पे बोलो ना चीफ जस्टिस कमजोर है। कहो कि चीफ जस्टिस कमजोर है। पिछले चीफ जस्टिस साहब का क्या हाल अरे किया? बोलो कि बताओ मुझे। चौथे स्तंभ में चीफ जस्टिस कमजोर है, कह के दिखाओ। कितनी बार बोला भाई? यही सुप्रीम कोर्ट तुम्हें तलब करेगा और पूछेगा कि कैसे कमजोर हो। कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। सवाल देखिए, आगे आगे ये नहीं है भाई देखिए, जब साहब। सुप्रीम कोर्ट करके टच मत, थोड़ा साइड में, साइड हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा हट के बात करिए ना। सुनिए, थोड़ा हटिए, फ्रेम मत आने दीजिए। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट, अरे नहीं दबाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की जब बात हुई ना कि चीफ जस्टिस को कहो, पता है कि नेता सांसद को डकैत चोर कर देंगे, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, बड़ी आबादी है, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट को बोल देंगे, तलब कर देगा। कौन है भैया, लाओ उसको। कैसे बोल दिया कि हम कमज़ोर हैं, कैसे बोल दिया कि हम क्या हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो सवाल उठाना आसान होता है, लेकिन तथ्य के साथ जवाब भी होने चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, बोलकर निकल जाओगे, माखौल नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।